क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि आज है 17 दिसंबर। जी हां, आज है 17 दिसंबर और अब आपकी बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है। इसलिए अब आपको प्रत्येक विषय की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए जोर शोर से, क्योंकि आपको लाना है प्रत्येक विषय में 70 में से कम आपको 68 प्लस अंक या 65 प्लस अंक तो आपको लाना ही है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, आपको अपना लक्ष्य बड़ा बनाना है, इसलिए आपको उसी के अनुसार तैयारी करना है। और जब आप मेहनत और लगन के साथ तैयारी करोगे बोर्ड परीक्षा 2023 की, तो मैं वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 भी अंक आ सकते हैं, यदि आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे और अपनी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नोट्स का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना ही होगा। तो इसलिए आप अपनी नोट्स बनाएं, नोट्स का रिवीजन भी करते रहें। और इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में लिया है। आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना, कई बार इन प्रश्नों को मैं बता भी चुका हूं। प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और OMR शीट भरने का तरीका मैं बता चुका हूं, वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला विकल्प है नेपोलियन, दूसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा है विकल्प गैरीबाल्डी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। राइट आंसर क्या है? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। प्रश्न अगला है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? भारत वापस आने पर कहां से भारत वापस आए थे? यदि प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और यहां पर प्रश्न क्या है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? पहला विकल्प है चंपारण, दूसरा है विकल्प बारडोली, तीसरा विकल्प है अहमदाबाद और चौथा विकल्प है खेड़ा। तो भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहां पर? चंपारण में किया था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहते हैं की स्थापना कहां पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन
लंदन, तीसरा विकल्प है जिनेवा, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रिया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहां पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में। कहां पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। और यदि प्रश्न आ जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी या कब की गई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? जिनेवा में हुई थी। और यह कब की गई? 1995 ईस्वी में। कब? जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 1995 ईस्वी में। तो मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ इनसे संबंधित प्रश्नों को भी बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को नोट करते रहिए और इन्हीं का रिवीजन करते रहिए। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों के द्वारा लाए गए, बहाकर जो अवसाद आता है नदियों के द्वारा, उससे कौन सी मृदा यानी किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो यहां पर पहला विकल्प है पर्वतीय मृदा, दूसरा विकल्प है रेतीली मृदा, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा और चौथा है काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि जल के साथ बहकर आती है, नदियों के साथ यानी नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा कैसी मृदा कहलाती है या कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? भारतवर्ष में कौन सा राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है असम। राइट आंसर क्या है? असम। भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम राज्य है। यहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प दिया गया है बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है श्रीलंका, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा विकल्प है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो यहां पर चारों विकल्प में से सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति किसकी है? श्रीलंका देश की है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला विकल्प है उद्योग, दूसरा विकल्प है कृषि और तीसरा विकल्प है व्यवसाय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। यहां पर दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला विकल्प है 24 मार्च को, दूसरा विकल्प है 24 मई को, तीसरा विकल्प है 24 सितंबर को और यहां पर चौथा विकल्प है 24
दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को। यहां पर चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यहां पर, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? यहां पर आप देख पा रहे हैं विकल्प पहला क्या है? चेयरमैन, दूसरा है विकल्प मेयर, तीसरा विकल्प है नगर प्रधान और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? प्रश्न कह रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या हो जाएगा कि गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब एक ही राष्ट्र के अंदर जो संगठित गुट होते हैं और इन गुटों के बीच होने वाला जो युद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं सामाजिक विज्ञान में जिन्हें आपको समझना है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको याद करना है, रटना है। तो समझने वाले प्रश्नों को तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि गृह युद्ध, जैसे कि यह प्रश्न क्या है, समझने योग्य है। गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है? तो जब किसी देश का शासन दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। जब किसी देश का शासन दो शक्तियों के द्वारा संचालित होता है तो उसे यानी उस शासन को क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा अपरदन क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। जब मृदा को यानी मिट्टी को उसके स्थान से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाना या ले जाया जाता है तो इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन की क्रिया होती है और यह क्रिया कई माध्यमों के द्वारा होती है, जैसे जल के तेज बहाव के कारण या तेज हवाओं के कारण या आंधियों के कारण भी मृदा अपरदन होता है या बाढ़ आ जाने के कारण भी मृदा का अपरदन हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए। तो यहां पर भारत की दो प्रमुख पेय फसलें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है चाय और नंबर 2 क्या है? कॉफी। ये भारत की दो प्रमुख महत्वपूर्ण पेय फसलें हैं। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से उत्खनन कर निकाले जाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से, कहां से? खान से उत्खनन यानी खुदाई के दौरान निकाले जाते हैं। और कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, नमक है, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब खनिज हैं। ये उत्खनन के दौरान निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि समवर्ती सूची के 4 विषय इस प्रकार से हैं। पहला विषय है शिक्षा, अगला विषय है वन और अगला विषय, तीसरा विषय है मजदूर संघ और चौथा विषय क्या है? विवाह। तो ये किस सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं।
अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न क्या है, सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है? उत्तर क्या हो जाएगा कि सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज का जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन करना सामाजिक विभाजन कहलाता है। समाज का किस आधार पर? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग अथवा क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन करना यानी बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। हमारे भारत में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की दो विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, पहली विशेषता है समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। सभी को समान समझा जाएगा, यह लोकतंत्र का मुख्य आधार है। और अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है औसत आय का अर्थ लिखिए। औसत आय किसे कहते हैं? एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसी को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा कि मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। जिस प्रकार से इस समय क्या है, आज 17 दिसंबर है और ठंडक का मौसम है, तो ठंडक का मौसम है, ठीक उसी प्रकार से मौसमी बेरोजगारी भी होती है। जैसे अब ठंडक का मौसम है, आगे गर्मी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, इसी तरह से मौसम आते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, यानी लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार होते हैं। साल के कुछ महीनों में ये लोग जो होते हैं बेरोजगार होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेंगे। यदि आप भी लाना चाहते हो सामाजिक विज्ञान में 70 में से 68 प्लस अंक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इन सभी प्रश्नों को नोट करते रहिए। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए और आप अपने कमेंट भी करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।